नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं आर डी शर्मा से 5.6 एक्सरसाइज यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 1 से लेकर 30 तक का जो अलग अलग पार्ट में 3 पार्ट में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था जैसा कि क्लास में चलता है वैसा का वैसा ही आया था। क्लासेस में तो खैर और भी ज़्यादा बुक्स वगैरह होता है मेरे पास में, तो हम उस बुक से करवा देते हैं। ये एक्सरसाइज करवा दिए, एग्जाम्पल्स करवा करके एक गो थ्रू अप्रोचेज देने का काम करते हैं। तो वैसा बच्चा जिसके पास में अगर फाइनेंशियल इशू है वो चाहे तो मेरे क्लासेस में आके फ्री में भी पढ़ सकता है। आज जहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 182। फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम करने पाएगा वो आएगा 182 का। नेक्स्ट ये बोल रहा है इफ़ इट्स 4th and 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5 फाइंड द एपी। 4th टर्म और 17th टर्म यानी कि A4 अपॉन में A17 का जो रेशियो बोला है निकालने के लिए वो निकल के आ रहा है 1:5 का। 1:5 का सिंपल लिखने का तरीका क्या होगा मेरे पास में A + 3D अपॉन A + 16D इज़ इक्वल टू 1/5। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। जो फॉर्मूला an का होता है वो क्या लिखते हैं A + n - 1 × D। इसी की वजह से D जो आएगा वो n का जो वैल्यू होता है हमेशा एक कम आता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 का लिखा हुआ है। अगर ये 4 का लिखा हुआ है तो अब ऐसे बात है यहाँ पे 3D आएगा, यहाँ पे 17 लिखा हुआ तो 16 आएगा। यहाँ पे ऐसे करके वो काम करते रहता है। अगर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे A + 16D इज़ इक्वल टू 5A + 15D। अब इस 5 के वैल्यू को अगर हम उस तरफ लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा ये -4A इज़ इक्वल टू -D। माइनस माइनस कैंसिल होगा और मेरे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा A/D इज़ इक्वल टू 1/4। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। A को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 ही लिखेंगे। D को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख देंगे D लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो रेशियो के फॉर्म में जो अब हम लोग बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बना रहे हैं। हालांकि बनाने का तरीका इसका एक और हो सकता है कि यहाँ से आप A के वैल्यू D का वैल्यू लिख, मतलब ये हम दोनों ही तरीका बता दे रहे हैं, समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 2A + n - 1 × में D। S7 लिखा हुआ है यहाँ पे यानी कि 7/2 ब्रैकेट में 2। अगर आप रेशियो के फॉर्म में बना रहे हैं जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्लास में किए थे तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि x और x कैंसिल आउट हो करके भी आपका रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1/4 के केस में रहेगा। इसको दो तरीका कैसे बोल रहे हैं बनाने का उसके बारे में समझते हैं। पहले तो रेशियो के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग रेशियो के फॉर्म में से दूर भागते हैं। पता नहीं चलता कि रेशियो के बारे में तो 8th क्लास में कभी पढ़ के आए थे, उसके बाद कभी पढ़े ही नहीं। तो जब हम लोग कभी पढ़े नहीं तो हमारे मन में डाउट बना रह जाता है कि पता नहीं रेशियो में सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो उस वक्त भी इसका यूज़ करते हैं। P/H के फॉर्म में हमेशा K को लगाते थे, अगर याद कर पाइएगा तो। और अगर आप नहीं किए ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे समझिए कि रेशियो के फॉर्म में बनाने का ये तरीका होता है। इसका मतलब ये होगा कि A की जगह पे 1x और D की जगह पे सीधा 4x हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो A की जगह पे 1x लिखिए या x लिखिए, बात बराबर ही है। यहाँ पे क्या होगा 7 - 1 करेंगे तो 6 और D की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4x। मेरे पास अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा सिंपली x का। तो 7/2 ये आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 ऐड कर देंगे यानी कि 24 + 2 26 x का। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, मेरे पास में कितना आएगा 7 × 2 = 14 4 × 6 = तो यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। सर आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ, कहीं कोई प्लस माइनस का साइन तो है नहीं, तो वैसे भी समझिए कि सीधे सीधे से सारा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गया 2 का। ठीक, अब x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास में a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का, और 2 के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास d का कितने का वैल्यू आ गया 8 का। तो फर्स्ट टर्म अगर आ गया 2 का तो नेक्स्ट टर्म कितने का आएगा 10 का, फिर 18 का, 26 का, 34 का, और इस तरह से आगे की तरफ निकलते रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो नंबर को कैसा चेंज कर सकते हैं कि D के वैल्यू को स्पेशली हम लोग बताते हैं, या फिर दो अप्रोचेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4A। तो जहाँ कहीं भी आपको D दिख रहा है उसके जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 4A। अब चाहें तो मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ सेमी मैथ को। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 182, या एक काम कर लेते हैं ना, ये समझ में अगर आ गया हो AP को तो इस जगह पर रफ करके यहाँ पे बता देते हैं ताकि दोनों ही अप्रोच आपके पास में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब मेरे पास में लिखा हुआ है 182, यहाँ पे लिख देते हैं 182 इज इक्वल टू, इस स्टेप में क्या करना था, डी के वैल्यू को हमको क्या पुट करना था, डी के वैल्यू को पुट करना था 4a का, तो n/2 लिख लिए। n/2 का मतलब क्या लिखेंगे, बेसिकली 7/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2a प्लस 6d की जगह पे क्या लिखना है, 4a लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक जैसा सारा का सारा नंबर आ गया, सारा का सारा जो नंबर था वो a की फॉर्म में ही आया। अब यहाँ से निकालेंगे, हम लोग पहले से ही डिवाइड कर चुके हैं कि जब कैंसिल आउट करते हैं तो 26 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। 24a प्लस 2a, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 26 इज इक्वल टू 26a/2। ये और ये कैंसिल आउट होगा, a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट 2 का। या तो आप ऐसे फॉर्म को करेंगे और आपके पास में ये पहले से पता है कि 4a इज इक्वल टू d था, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का। वापस से जो AP फॉर्म करेगा वो 10, 18, 26 इसी तरह का AP वापस से फॉर्म कर जाएगा। तो दोनों ही अप्रोचेस है बनाने का मैथ को, जैसा आपका मन करे आप उस अप्रोच के साथ में मैथ को बना सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि बनाते समय जनरल तरीका ये नहीं होता है, जनरल तरीका लोगों को बनाने का यही होता है। तो आपके पास में दोनों ही तरीका आपको बता दिया गया, जैसा एग्जाम्स में मन करे या जैसे आपको स्कूल वाला बोले, दोनों ही तरीका काम कर सकता है। और आंसर अगर सही आएगा तो गलत और सही के बीच के तो फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर, ठीक है। और मेथड तो हम लोग देखिए, इसके अलावा एक और तरीका होता है, मगर हम लोग तरीके पे ज़्यादा गौर नहीं करते, वरना मेरा अगला क्वेश्चन छूटने लगेगा। ये बहुत कम क्वेश्चन हो पाएगा 1 घंटे में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर पे बोल रहा है द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई nth टर्म, यानी कि an जो लिखा हुआ है वो दिया हुआ है आपका -4n + 15, -4n + 15 का। तो ऑब्वियस बात है, जब हम यहाँ पे a1 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4 × 1 + 15, ये तो -4 आ गया। 15 में से -4 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 11 का। इसी तरह से अगर a2 निकालेंगे तो -4 × 2 + 15, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, से 15 - 8 = 7, तो लिख देंगे 7 का। ये दो टर्म निकालना AP में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को बेसिकली डिफरेंस तो फाइंड करना ही है। तो 7 - 11 करेंगे, 7 - 11 करने पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, -4 का। यानी कि ये जो -4 निकल करके आया, बेसिकली क्या है आपके पास में D है। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ, A1, यानी कि 11 का आ गया। अब मैथ को आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP, तो S20 फाइंड नहीं कर लेंगे अब आप। S20 इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2 2a + 19t। चीज़ों को और शॉर्ट करके लिख दिया गया। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, a की जगह पे 11 पुट करेंगे, क्या आएगा 22 का। 19 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बोल रहा है इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -150। किसी भी AP में जो फर्स्ट 10 टर्म है AP का, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो वो आ रहा है -150 का। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि -1, -3, -5, -9, -11 अगर कोई इस टर्म में AP है, सबको अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो ऑब्वियस स्वाभाविक सा बात है कि आपका जो नंबर आएगा वो माइनस में ही ऐड होने के बाद आएगा। तो इसलिए इसमें बोल रहा है इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150। तो लिख लीजिए S10 इज इक्वल टू -150 आ गया आपके पास में। आगे ये बोल रहा है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज -550, यानी कि 10 टर्म्स तक का तो ये दिया हुआ है। और नेक्स्ट S20 जो लिखा हुआ होगा, यानी कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे कि S10 से लेकर के S20 11 से लेकर के S11 से लेकर के अगर हम S20 तक के वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो उसका जो नंबर आएगा वो आएगा -550 का, 550 का। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द AP। तो देखिए बहुत सिंपल साधारण सा कहानी है। अगर हमको S20 निकालना होगा, इसका मतलब है ये नंबर भी वापस से आकर के ऐड हो जाएगा। तो अगर हम साधारण तरीके से बोले तो S20 इज इक्वल टू -550 ± 150। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितने का आएगा, -700 का। कहने का ये मतलब है कि आपके पास में S10 की जगह पे ये लिखा हुआ दिख रहा है और S20 की जगह पे जो लिखा हुआ नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 700 का, -700 का। इसके वैल्यू को फाइंड कर लेना। तो आपके पास में यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका A और D के फॉर्म में वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A और D के फॉर्म में आएगा। एक का एग्जांपल दे दे रहे हैं, दूसरे को आप खुद ही बनाइएगा। बनाने के बाद दोनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं S10 लिखा हुआ है तो 10/2 इज
सॉरी 10 n/2 हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ -150, तो ये 5 नहीं आ गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास में क्या बन गया 10a प्लस 45d इज इक्वल टू -150। थोड़ा सा अगर आप इस पर बहुत पैनी नज़र रखिएगा तो 5 से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, -30 आ गया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैथ और आपको शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30। ये आपके पास में जो इक्वेशन आ गया, इसको आप बोल दीजिए कि ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये आपके पास में जो इक्वेशन बन गया ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास में यही इसी तरह का कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाई देगा, और जब आपके पास इस तरह का रिजल्ट दिखाई देगा तो ये क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर आप इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज को नहीं पढ़े हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है। इसमें से आप पहले वाले में से इसको आप इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ए के वैल्यू को यहाँ से निकाल लीजिएगा। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -30 -9d अपॉन 2, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें ए के वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास में डी का वैल्यू निकल जाएगा, और डी का वैल्यू निकल के तो एक वैल्यू तो आपके पास में आ गया, वापस से डी के वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से बनाना है मैथ को, और ये बहुत साधारण सा मैथ था, कुछ खास तो है नहीं, बस कैलकुलेशंस का दिक्कत जहाँ पे हो उससे बचने का कोशिश कीजिएगा, और कैलकुलेशन कोशिश कीजिए कि हमेशा लास्ट में कर सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 33 वाले पे बोल रहा है इन एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये तो हो गया 33 हो गया। 34 पे आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1505, यानी कि 1505 का, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 25th टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स लिखा हुआ है, यानी कि S14 के बारे में जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1505, ये गिवन है आपके पास में। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 14/2 अपॉन में 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 1505। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 7, अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 7 हो सकता है इससे कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है इससे, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 1505 अपॉन में 7, और 7 से पहले एक बार में काट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट आखिर आता क्या है। तो 7 1 जा 7 करेंगे 1 टाइम्स में, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 7 2 जा 14 करेंगे 2 टाइम्स में, 1 0 7 1 जा 7 3 5 7 5 जा, तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया, कुछ कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा। तो ये आपके पास में इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। और इसमें एक बात ये इंक्लूड कर रहा है कि फर्स्ट टर्म लिखा हुआ 10 का, अगर ये फर्स्ट टर्म 10 का लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 × 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 215, यानी कि 13d इज इक्वल टू 20। इसमें से जैसे हम 20 माइनस करेंगे मेरे पास में क्या आ जाएगा 195 का, और d का वैल्यू क्या आ जाएगा 195 अपॉन में 13। काट के देख लेते हैं, कट जाए तो बहुत अच्छा, 15 टाइम्स में, और d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे d इज इक्वल टू 15। अब आपसे ये पूछ रहा है d इज इक्वल टू 15 के बाद कि फाइंड 25th टर्म, तो a प्लस 24d, a 25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। a लिखा हुआ है ही आपके पास में 10 का, और d आपके पास में 15 आ ही गया, तो आप इनसे इस चीज़ को बना लीजिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बोल रहा है कि किसी भी AP में इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि a का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, लास्ट टर्म इज 29, यानी कि an इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 155, एंड द कॉमन डिफरेंसेस एंड द AP। ठीक है, सिंपल कहानी यहाँ पे क्या किया कि SN के जगह पे वो वैल्यू बता दिया उसका 155 का, ये आ गया 155 का। अगर आपके साथ में कुछ दिक्कत बन रहा हो मैथ्स बनाते समय तो वैल्यू को एक एक करके लिख लीजिएगा। लास्ट टर्म इज 29, यानी कि an इज इक्वल टू क्या लिखा होगा 29 का, और जो फर्स्ट टर्म दिया होगा फर्स्ट टर्म इज़ 2, तो ऑब्वियस बात है a इज इक्वल टू 2 लिख दिया। तो यहाँ से डी फाइंड नहीं कर लेंगे, an इज इक्वल टू, मतलब दोनों का वैल्यू रख करके बना लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसके जगह पे 29 अगर पुट कर दें, a की जगह पे 2 पुट कर दें, n माइनस 1 और d रहने दें, इसको इस तरफ अगर लेके आएंगे तो 27, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 27। अब इस यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को लिखने के लिए बोला ही जाए तो कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले पे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। घबराने का कोई बात नहीं है क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू आया हुआ है वो आया 27 का। अगर आप चाहते हैं d के वैल्यू को निकाल के कैंसिल आउट करना तो भी बन जाएगा। d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 27 अपॉन n माइनस 1। जहाँ पे यहाँ पे n माइनस 1 आएगा वो नीचे और ऊपर दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 27 अपॉन डी तो भी बन जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि इतना मेहनत से बचिए और इस पूरे के जगह पे आप इसकी जगह पे 27 पुट कर दीजिए, आपके पास में a का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि 155 a का वैल्यू तो पहले से 2 दिया हुआ ही है, तो n का वैल्यू हो जाएगा n/2। a की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे, a की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 और इसकी जगह पे 27। ठीक, मेरे ख्याल से ये सही समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों को ये पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो कितना आएगा 310। ठीक है, 5 × 10, 15 × 30 + 1 31 n 2 × 4 27 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास में कितना आएगा 31 का, और ये डायरेक्ट n से कैंसिल आउट होकर के 10 टाइम्स में क्या बन जाएगा, n का वैल्यू आ गया 10 का। एक आइडिया हमारे पास में रफ ये लग गया कि मेरे पास में अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहा है तो मेरा मैथ कहीं ना कहीं सही जा रहा है। दूसरी तरफ a और e आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, n की जगह पे 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या d के वैल्यू नहीं आ जाएगा 27 अपॉन में 9 विच इज इक्वल टू 3। नहीं, d का वैल्यू कितने का आ गया 3 का। तो मेरे पास में ये पूछ रहा था कि d बताइए और कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात कीजिए। तो d के बारे में तो हम लोग आसानी से बात कर लिए कि d का जो वैल्यू आएगा वो 3 का आएगा। आपसे AP पूछा गया तो AP बना नहीं लेंगे, पहला टर्म 2 का, दूसरा 5 का, 3 ऐड करते जाना, डॉट डॉट डॉट। बेसिकली 3 डॉट का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी नंबर फॉर्म कर रहा है वो सारा का सारा आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ का टर्म समझ में आ गया, इसकी जगह पे रख करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया गया। आपसे कोई ऐसा मैथ नहीं पूछने जा रहा 10th क्लास में जिसका आपको बिल्कुल भी सर पैर समझ में ना आए। थोड़ा सा लॉजिकल रहिए, चीज़ों को बहुत दिमाग को खुला रख करके सोचने की ज़रूरत है। और जब आप दिमाग को बहुत ज़्यादा खुला और ओपन रख के सोचेंगे तभी जा कर के बात बनेगा। ठीक है, अगर आप संकुचित दिमाग से सोचेंगे तो काम भी संकुचित तरीके का ही करेंगे। ब्रॉडली सोचिए, वही बहुत दुनिया बड़ा है, अगर बहुत बड़े दुनिया के बारे में सोचिए और उसके बाद लॉजिकल तर्क के आधार पर चीज़ों का फैसला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP है 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 17 का, यानी कि a इज इक्वल टू 17 लिखा हुआ। लास्ट टर्म का मतलब हो गया an इज इक्वल टू का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 350 का लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंसेस इज 9, यानी कि d इज इक्वल टू 9। दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस है वो 9 का दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम। अब ये पूछ रहा है कि ऑब्वियसली बताइए n का वैल्यू बताइए, तो n निकाल नहीं लेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n का वैल्यू आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है व्हाट आर देयर सम, तो सम मान लीजिए मेरे पास में n का वैल्यू 10 आया तो s10 पूछेगा। जितना भी नंबर आपके पास में आएगा वो उसी का वैल्यू पूछेगा। n की जगह पे 20 आ गया, 30 आ गया, जिसका जितना भी नंबर आएगा आप उसी को लिख करके s के जगह पे n की जगह पे उसी नंबर को लिखेंगे और फिर उसी नंबर का सम फाइंड आउट कर लेंगे। n/2 n भी दिया हुआ होगा, a दिया हुआ है और an भी आपके पास में लिखा हुआ है, और फिर इसके वैल्यू को मतलब वैल्यू को पुट करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP -12 -9 -6 -12 -9 -6 डॉट 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 21 तक लिखा हुआ है। इफ़ 1 इज़ एडेड टू ईच टर्म ऑफ द AP। हाँ, इसमें थोड़ा सा बात को समझते हैं एक तरह से कि मेरे पास में 1 क्या किया गया कि हर एक नंबर में ऐड कर दिया गया। तो आपके पास में पहले तो ये समझिए कि जो लिखा हुआ टर्म है वो है क्या आपके पास में -12, फिर लिखा हुआ -9 -6 डॉट 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 21 तक आया। इफ़ 1 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द AP देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP 10 ऑब्टेन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में कितना ऑब्टेन हुआ इसके बारे में आपसे वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म जो यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ है वो माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें जैसे ही ऐड करेंगे 1 तो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा -1, ये क्या बन जाएगा -8, ये क्या बन जाएगा +1। अगर ऐड करना है तो ये -5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 22 का।
बेसिकली जैसे ही आप नंबर लाइन पे खड़े होकर के देखेंगे ना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे आप बढ़िएगा तो वो धीरे 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 नंबर बढ़ता हुआ ही हमेशा दिखाई देगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 8 में से -11 करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, डी आ जाएगा आपका यहाँ से, यानी कि -8 + 11 = 3 का। यहाँ तक का कहानी बहुत सिंपल है। ए के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास में ए पहले से दिया हुआ है, मेरे पास an पहले से गिवन है और n फाइंड करना है। अगर n फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, केवल सब नंबर का सम करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हिंट्स मिल चुका है, घर पे खुद से बना के देखिएगा, बन ही जाएगा। और वरना मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोल्यूशन कुछ ही समय में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रात के अलावा। रात में और हम मैसेज ही कीजिएगा, कोई वो नहीं कि फ़ोन कर दिए, वैसा मत कीजिएगा। और मेरा फ़ोन नंबर है 82 10 29 27 07। लास्ट का 2 वर्ड लास्ट में 0 हिंदी में बोलें, ये याद रखिएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं 38 की तरफ। बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n² + 6n। ठीक है, मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो किसी भी AP के फॉर्म में ले दिया है। an = सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 3n² + 5n यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3n² + 6n लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो ये समझिए पहले यहाँ पे कि जो क्वेश्चन बोल रहा है सम लिखा हुआ है, यानी कि Sn का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले कि हम लोग बात को आगे की तरफ इस वाले में लेकर के जाए, थोड़ा सा कुछ बेसिक्स को समझते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे बेसिक्स हमारे अगर पता होता तो कैसे इस तरह का क्वेश्चन कितनी आसानी से बन सकता था। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जाम्पल्स के तौर पर ले तो फर्स्ट टर्म ले लिए 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का। हालांकि इतने लंबे नंबर तक का ज़रूरत तो नहीं होने वाला, मगर हाँ अभी के समझने के लिए लेते हैं, समझते हैं बात को। अगर हमको A1 निकालना होगा तो क्या A1 को A से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? दूसरी बात, मुझे ये बात बताइए कि अगर फर्स्ट टर्म का सम अगर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म का जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो खुद अपने आप को ही रिपीट करेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आने वाला है 5 का। अगर हम A2 नंबर तक के सम के बारे में बात करें, चूँकि हम लोगों को सम के बारे में बात करना है, तो अगर हम S2 के बारे में बात करें यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, और हम लोगों के पास नंबर गिवन है मगर हम लोगों को ये नहीं पता है कि फॉर्मूला नहीं पता है। सिंपल तरीके से ये बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, लिख दिए 15। उसी तरह से अगर हम लोग S3 निकालने लगे तो S3 कैसे निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 15 + 5 20, 20 + 10 30 का। समझने के लिए समझते हैं अभी। S4 एक और निकाल लेते हैं ताकि अगर कुछ गलती वगैरह होगा तो S4 उस चीज़ को मेकअप करने का काम करेगा। और आगे की तरफ हम लोग और भी ज़्यादा आंसर में कन्फर्मेशन लेकर के आएंगे कि मेरे पास जो बना के आए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म कितने का आ गया, 30 का। इसमें इस 20 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का। ये पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह an के बारे में बात नहीं कर रहे। जो पिछले वाले क्वेश्चंस में an को फाइंड करना होता था, यहाँ पे हम लोगों को S1 S2 S3 S4 के बारे में बात किया गया है। अब इसी को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जा करके समझने का कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बात ये करना शुरू कर दें कि मेरे पास जो लिखा हुआ नंबर है उसमें A1 A2 किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो A1 के बारे में तो पता ही है, A1 = 5। A2 निकालेंगे तो A2 कैसे निकालेंगे, अगर हम इसमें से इस टर्म को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 टर्म का सम मेरे पास में कितने लिखा हुआ, 15 का। 15 में से अगर हम इस टर्म को माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लोग S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, A2 आएगा, यानी कि 15 - 5 = 10। अगर मान लीजिए इसको समझने में फिर भी स्ट्रेस हो रहा है तो आप ऐसे समझिए कि A1 + A2 = S2, और हम लोगों को A2 ही फाइंड करना है। तो A2 = S2 - A1, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ भी क्या करना है कि A1 को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोग, S1 से। तो मेरे पास में क्या आ गया, S2 - S1, और यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना समझ में आ रहा है वही इसी तरीके से इस बात को समझते हैं। एक बार ये समझ में अगर आ गया हो तो एक स्टेप हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फाइंड करना है कि A2 के बाद A3 फाइंड करने के लिए A3 कैसे फाइंड करेंगे, S2 तक का जो सम आया था मेरे पास में, बेसिकली मेरे पास में लिखा हुआ कैसे आ रहा है कि A1 + A2 + A3 = S3।
मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मेरे पास में इन दोनों का सम मेरे पास में लिख दिया गया, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, S2 आएगा प्लस A3 इज़ इक्वल टू S3। तो अगर यहाँ से हम लोगों को A3 फाइंड करना होगा तो कैसे लिखेंगे, S3 माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ पे A3 फाइंड करना अगर होगा तो लिखेंगे S3 माइनस S2। अगर अब यहाँ के बारे में बात करें तो S3 मेरे पास कितने का दिख रहा है, 30 का, क्या माइनस करेंगे 15, तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा 15 का। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करना चाहें तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है 5 का, सेकंड टर्म कितने का दिखाई दे रहा है 10 का, और थर्ड टर्म कितने का दिखाई दे रहा है 15 का। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास में थर्ड टर्म आ गया, तो फोर्थ टर्म यानी कि A4 के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस चल रहा है 5 का, इससे हम लोग डायरेक्ट ही पहुंच सकते हैं कि ये मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 20 का। मेरे ख्याल से यहाँ तक का कम से कम छोटा सा बात जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अगर ये बात यहाँ तक में बिल्कुल क्लियर हो गया तो एक स्टेप अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। वापस से आने से पहले छोटा सा चीज़ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या इस पूरे के पूरे पैटर्न में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में ये जो नंबर लिखा हो वो सेम है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस पूरे मैथ को फॉर्मूले के फॉर्म में अगर ढालना चाहें तो क्या हम इस फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं कि an इज़ इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। सोच करके देखिए कि अगर मेरे पास में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से या फिर इस वाले में से एक कम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कम यहाँ पे हो जा रहा है। 4 वाले में भी सेम ही कहानी होगा, हालांकि 4 वाले को नहीं बताया गया वैसे, मगर अगर आप 4 पे भी ट्राई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, हालांकि कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप वैसे समझ लीजिए। सब नंबर को ऐड करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, S4 आएगा। अच्छा, इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पास में S3 है। तो बेसिकली जब आप A4 निकालेंगे तो A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3 आएगा। तो वही कहानी होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आकर के कम हो जाता है। तो क्या इसको फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लोग ढालना चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए आप। अगर आपको यहाँ तक का बात थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया है तो मुझे 1-2 बात और जवाब दे दीजिए, या फिर सीधा मैथ पे ही आते हैं। इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खास करके सम के थ्रू, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद अगर ये नया फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे तो इसी पे कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। बस पूछने का तरीका हर बार उसका अलग हो जाता है, ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, S1 निकाल लेते हैं। S1 कैसे लिखेंगे, 3n की जगह पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। एक सेकेंड, यहाँ प्लस है ना, ये आ गया आपका +8 का, ये आ गया +8 का, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस करेंगे, 3 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 9 का, ठीक है। अगर हम S2 निकालना चाहें तो S2 मेरे पास में कितने का आएगा, 3, 2 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 12 यानी कि 24 का। देखिए ये बहुत साधारण सा बात है कि इसके अलावा आप चाहें तो निकाल सकते हैं, हालांकि आपको निकाल के हम बता देते हैं कि S3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मगर जनरली एग्जाम्स में थर्ड भी आदमी बच्चा नहीं निकालता है। वो क्या करता है, सिंपली ऐसे निकाल लेता है, 3 यहाँ पे लिख दी 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27 प्लस 18, तो ये कितने का आ जाएगा 45 का। अब आप इस सीक्वेंस को एक बार जैसे वापस से चेक करके देखिए कि अगर हम लोगों को A2 फाइंड करना होगा तो फॉर्मूले के थ्रू क्या करना है, S2 माइनस S1। मेरे पास में S2 कितने का लिखा हुआ है, 24 का, तो 24 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या कितने का आ जाएगा, 15। मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो ऑब्वियस बात है कि ये आपके पास में आ गया, ये तो फर्स्ट टर्म आपके पास में लिखा हुआ दे ही दिया गया। जो सेकेंड टर्म आने वाला था वो मेरे पास में सेकेंड टर्म क्या मेरे पास में 15 का आ गया। अगर आपको अब तक ये बात समझ में आ गया है कि A2 निकालने का तरीका मेरे पास में ये ऐसे होगा, तो A3 निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो A2 में से अगर A1 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के मेरे पास में क्या निकल गया, डिफरेंसेस निकल गया, ठीक।
अब आगे ये पूछना चाह रहा है, आगे ये बोल रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। तो ठीक है, nth टर्म इसको मैं पूछ ही रहा है, एक सेकेंड, 38 नंबर है ना। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP यानी कि nth टर्म पूछ रहा है। ये SN लिखा हुआ था तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा वहाँ से। AN इज इक्वल टू पूछ रहा है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की जगह पे 9 पुट करेंगे, N तो N के ही फॉर्म में रहेगा क्योंकि जहाँ कहीं भी जब कभी भी आपसे nth टर्म के बारे में बात करेगा वहाँ पे N एज इट इज़ आएगा, और D की जगह पे हम लोगों को क्या पुट कर देना है, सिंपल D को, यानी कि 9 प्लस D की जगह पे पुट हुआ मेरे पास में 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था तो 6 पुट करेंगे, 6n माइनस 6, यहाँ तो आपके पास में क्या आ गया, 9 में से 6 को माइनस किए प्लस 3। nth टर्म के बारे में बात कर रहा था तो nth टर्म जो आपके पास में 38 नंबर क्वेश्चंस में आना था वो आपके पास में आ गया ये 6n प्लस 3 का। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया है तो ठीक इसका अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से वो डिस्कस कर रहा होगा। आपको ज़्यादा निकालना नहीं, बस S2 तक निकाल लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम होता है और उसी कम टाइम में ही सारा बनाना होता है। तो प्रैक्टिस ठीक है आपका, मगर एक्स्ट्रा लिखने का कुछ नंबर तो मिलता है नहीं ना। 10 नंबर से मान लीजिए 4 नंबर का आ गया तो 4 से अधिक तो क्या ही मिलेगा आपको। फिर अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 39 पे, तो यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज़ 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फाइंड nth टर्म ऑफ दिस AP। तो सेम ही क्वेश्चन है, 39 वाले में भी ठीक वैसे ही करना है जैसा कि हम लोग 38 वाले में किए थे। अब हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n स्क्वायर प्लस 2n। मेरे पास फर्स्ट n टर्म्स जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 4n स्क्वायर प्लस 2n का। फाइंड nth टर्म ऑफ दिस AP, तो इसमें वही काम करना है। नेक्स्ट बोल रहा है 41 वाले में द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज़ 3n स्क्वायर प्लस 4n। फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस AP। यहाँ पे nth टर्म नहीं फाइंड करना, यहाँ पे आपको 25th टर्म फाइंड करना है, यानी कि A 25 फाइंड करना है। तो A और D का वैल्यू जब आ जाएगा तो आप इसकी जगह पे तो आसानी से फाइंड आउट कर ही लेंगे। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बस 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 42 नंबर का क्वेश्चन है उस पर अगर बात करें तो वो क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 5n स्क्वायर प्लस 3n इफ इट्स m टर्म इज़ 168 फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस AP। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस m और n दो अलग अलग टर्म के बारे में बात करके ये चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर रहा है। बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो ठीक है, SN इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n लिख लीजिए, ये हैंडराइटिंग को छोड़ दीजिए, प्लस 3n इस फॉर्मेट में आप लिख चुके हैं। अब अगर हमको यहाँ से S1 फाइंड करना हो तो ये फाइंड नहीं हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3n की जगह पे 1, यानी कि 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 का। अगर S2 निकालना होगा तो यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, 5 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 4, 20 प्लस 6 26 का, यानी लिख भी देते हैं 20 प्लस 6 विच इक्वल 26 का। अब हमको क्या करना है कि A1 और A2 ही तो फाइंड करना है, मेरे पास D निकालने के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो A2 इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला तो अब लिख ही देंगे, AN इज़ इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 का। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं S2 माइनस S1। तो S2 कितने का आ रहा है 26 का, माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 का। ठीक, अब अगर D के बारे में बात करें तो D कैसे आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या दिख रहा है आपके पास में 18 माइनस 8 यानी कि 10 का, ये D आ गया। उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो बात है वो आपको समझ में आ रहा होगा, A1 कैसे आया, A2 कैसे आया, D कैसे आया और सब चीज़ कैसे कैसे आ रहा है। और अगर फॉर्मूले के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, AN इज़ इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 का। ये आपके पास में कोर फार्मूला था जो आपको यहाँ कहीं पे लिख देना चाहिए एग्जाम्स के टाइम पे। ठीक, अब ये बोल रहा है कि मेरे पास में mth टर्म जो लिखा हुआ है इसमें 42 वाले में, वो बोल रहा है इफ़ इट्स mth टर्म इज़ 168। तो ठीक है, AM इज़ इक्वल टू 168। कंफ्यूज इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि n किसी अलग नंबर के बारे में बात कर रहा है और m किसी अलग नंबर के फिफ्थ, मान लीजिए n फिफ्थ नंबर के बारे में बात कर रहा है और m सिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो m चेंज होगा तो n ऑब्वियस बात है 5 से 6 पे अगर आ रहे हैं तो m का और n का दोनों का, n का और m का दोनों का वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगा।
तो उसी तरह से इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस ये इसी के फॉर्मेट में से इसी जगह से ही बनेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा था हम लोगों को 8 का, तो 8 आ गया। मेरे ख्याल से 8 समझ में आ रहा होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वही A1 होगा, प्लस m माइनस 1 और d की जगह पे दिख रहा है 10 का, और ए एम है आपके पास 168 का। ये 8 इस तरफ जा करके माइनस होगा 160, ये आ गया m माइनस 1 इंटू 10। ये 10 से काटेंगे 16 हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ गया 17 का। ठीक, m के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेने के बाद इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस AP, इसी AP का 20th टर्म फाइंड करने के लिए। तो दो तरीके से इसको इस फॉर्मेट में ही बता दे रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे, अगर पहले तो यहाँ समझते हैं, A20 पूछ रहा है तो a प्लस 19d करेंगे। a की जगह पे क्या दिख रहा है 8 प्लस 19 इंटू 10 यानी कि 8 प्लस 190 यानी कि 198 आ गया, जो कि 20th टर्म आएगा। एक आंसर यहाँ निकल गया और एक आंसर यहाँ निकल गया। अगर आप चाहते हैं नहीं हम इसी यहाँ पे ही बना दें, A20 टर्म क्या आएगा, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A20 टर्म इज इक्वल टू S20 माइनस S19। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा एक और तरीके से मैथ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं चीज़ों को। A20 फाइंड करना है, S20 का मतलब होगा इस फॉर्मेट में 20 आना चाहिए, तो 5 20 का स्क्वायर प्लस 3 20, ये आ गया आपके पास में S2 का, माइनस S ये लिखेंगे 5 19 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 19, ऐसे ऐसे ये क्लोज। ठीक है, 20 का अगर हम स्क्वायर करें तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 400 ही रहने देते हैं, प्लस 60 माइनस अगर हम करेंगे तो ये दोनों क्या आएगा मेरे पास में। अगर आपको 19 का स्क्वायर पता ना हो तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला बात तो ये कि थोड़ा सा हैंडराइटिंग को बड़ा कर लेते हैं, 5 इंटू 400 प्लस 60 माइनस, इन दोनों में से 19 कॉमन आ रहा है, इन दोनों ही टर्म से 19 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब आपके पास में 19 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 5 इंटू 19 प्लस 3। 19 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 टाइम्स 0 प्लस 60 माइनस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 19 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 95, प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 98, 19 इंटू 98। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक का बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका हम कल भी बताए थे, आज वापस से रिपीट करते रहे। 9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 72, सीधा 72। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब इस लास्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से 8 और इन दोनों बीच वाले नंबर को 9 9 जा 70, सॉरी 81, सब नंबर को ऐड कर दीजिए तो आ गया 2, 15, 16, 1 कैरी 10 प्लस ये आ गया 1862। अब आपके पास में ये 2060 आ रहा है। अब 1862 को माइनस करना, 1862 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8910, यहाँ पे भी वापस से क्या आ गया 198 आ गया। तो आप मैथ चाहे जिस तरीके से भी बनाएंगे आपके पास में नंबर वही आएगा जो आपका आना चाहिए। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ ही गया होगा, मल्टीप्लाई का ये तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस एक सेकेंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके आगे जितने भी तरह का मैथ होगा ना वो बहुत आसानी से बन जाता है, फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत आता ही नहीं है। 42 तक अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट तो इसके आगे का 5-10 में तो कम से कम ऐसे ही बन जाएगा। जैसे कि 43 वाले पे बात करें अगर, तो बोल रहा था सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन AP इज 63Q माइनस 3Q स्क्वायर, इफ़ क्यूथ टर्म इज -60 फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ठीक है, P यहाँ पे Q के यहाँ पे इससे ऊपर वाले में N के बारे में बात कर रहा था और M के बारे में पूछ लिया था। यहाँ पे वो P के बारे में, यहाँ पे वो Q के बारे में दिया हुआ, P के बारे में पूछ रहा है।
तो वही होशियारी इसमें भी कर रहा है, तो आपको वैसे ही बना लेना। फिर आगे बोल रहा फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP, तो इस AP का 11th टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन जैसा कि 42 था वैसा 43 बनेगा। अगर 44 के बारे में बात करें तो बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ दिस AP ऑफ एन AP इज 4m² माइनस m if nth term is 107 find the value of n, also find the 21st term of this AP। तो जैसा 42 बनाया था ना वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट होगा, कुछ खास तो है नहीं इसमें भी। 45 के बारे में बात करें तो बोल रहा है द सम ऑफ if the sum of first n term of this AP of an AP is 4n minus n square, what is the first term। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म बताइए क्या आएगा। तो इसमें स्वाभाविक सा बात है कि मेरे पास में एस एन का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर का। तो फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करना है, इसमें S1 के n की जगह पे 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही S1 होगा, वही फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा 42 वाले की तरह। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो आ गया व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो A2 भी निकाल लेंगे, A2 निकालने के लिए S2 निकालेंगे, S2 में से वापस से S1 को माइनस करेंगे तो A2 आ जाएगा मेरे पास में। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर पूछ रहा है सेकेंड टर्म क्या आएगा, तो आ गया आपके पास में। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, A1 और A2 आ गया है तो डिफरेंसेस में निकाल लेंगे और A2 में डिफरेंसेस को ऐड कर देंगे तो A3 आ जाएगा। फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म ऑफ दिस AP, 10th टर्म एंड nth टर्म भी। तो 10th टर्म भी आप उसी तरह से फाइंड कर लेंगे, जैसे कि A9 फाइंड, मतलब A9 A प्लस 9D, A की जगह पे आप क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म को जो वैल्यू निकाले वो D निकाल ही चुके हैं, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप पूछ रहे हैं कि nth टर्म का वैल्यू बताइए क्या आएगा, तो nth टर्म का वैल्यू क्या आएगा, nth टर्म का वैल्यू वही आएगा जो आपके पास में an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। A और D का वैल्यू पुट हो जाएगा और n मेरे पास में कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि n का कोई वैल्यू तो लिखा हुआ नहीं है, वो तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। हम जिस किसी भी जगह पे n के जिस वैल्यू को लिखेंगे वो हर उस कंडीशंस के वैल्यू को लिए ट्रू होगा, सही हो जाएगा फिर। तो ये हो गया, ये NCERT के भी क्वेश्चन था, वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3n स्क्वायर प्लस 7n ब्रैकेट क्लोज, देन फाइंड इट्स nth टर्म, हेंस राइट इट्स 20th टर्म। सम लिखा हुआ है तो सम लिखा हुआ तो वही मेरे पास में S1 S2 करके फाइंड करेंगे, फिर A1 A2 से निकल जाएगा, फिर हम लोग D तक पहुंचेंगे। यहाँ तक का कहानी क्लियर है। हेंस राइट 20th टर्म A प्लस 19D, A और D के वैल्यू को पुट कर देंगे, ये आसानी से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 46 हो गया। 47 का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2 फाइंड इट्स 25th टर्म। तो ठीक है, वही करना है इसमें भी काम। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इसका इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। इसका 10th टर्म का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो ये भी उसी तरह से आएगा, इसमें कुछ खास तो करना है भी नहीं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, तो वही सम लिखा हुआ है, S 1 2 3 4 चेंज करेंगे, n की जगह पे 1 2 3 4 चेंज करेंगे और स्क्वायर करते चले जाएंगे। फर्स्ट इट तो A1 A2 अगर आ गया तो D निकाल लेंगे। 10th टर्म पूछ रहा है A प्लस 9D, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। 48 वाले में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 विच इज डिविजिबल बाई 3। इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। 1 से स्टार्ट होगा और 3 से स्टार्ट होगा और 99 पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर अगला ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट सम तो पूछ रहा है मगर फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर पूछ रहा है। नंबर दिया हुआ नहीं मेरे पास में, कितने पे जाके खत्म होगा। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा वो n के ही फॉर्म में रहेगा और an का जो वैल्यू आएगा वो an के ही फॉर्म में रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर। तो मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा। A की जगह पे क्या पुट होगा 1 और D की जगह पे क्या पुट होगा 3 - 1 यानी कि 2 का। पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn वो पूछ रहा है n का वैल्यू तो होगा ही होगा, जब वो n की ही फॉर्म में किसी भी चीज़ को पूछेगा तो उसका वैल्यू n को तो चेंज कर ही नहीं सकते। A और D के वैल्यू को हम लोग हमेशा चेंज करते हैं, तो A और D का वैल्यू मेरे पास में रिस्पेक्टिवली रख देंगे 1 और 2 को। A की जगह पे 1 और D की जगह पे 2 और फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में ये बोल रहा है 50 वाले में, 50 का दो पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ठीक है, 1 से लेकर 49 तक में इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है।
और 100 से लेके 200 के बीच में, 101 से लेके 199 के बीच में। ऑड नंबर तो निकालना और भी आसान होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रखते हैं। 50 के आगे हम लोग जो है सो अगले वीडियो में बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से 2 और वीडियो अगर आएगा तो लमसम हम लोग इसके बारे में कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से एपी का। और उसके बाद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको जो स्कूल में हो रहा होगा अगर आप उसको बोलेंगे तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट्स भी कर देंगे तो उसी पे वीडियो आएगा। और चूँकि स्टार्टिंग है मेरा भी, हम लोग भी कैमरा के सामने फेस ही करना सीख रहे हैं चीज़ों को, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव है ये। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इससे मुझे ऑब्वियस से बात है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशंस मिलेगा, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन तीन चीज़ों को हम लोग सामने से देख रहे होते हैं। हाँ, शेयर करने पे ये पता नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ या मुझे पता नहीं लगता कि कैसे शेयर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो वैसा बच्चा जो देख नहीं सकता वीडियो को, कम से कम वो सुन के भी मेरे मैथ्स को अगर बना पाएगा या समझ पाएगा तो मेरे लिए ये काफ़ी सौभाग्यशाली मैं उस चीज़ के लिए रहूँगा। और एक और बात लास्ट में मैं वापस से बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप कमेंट्स करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट्स में जगह का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप इस जगह के रहने वाले हैं और मेरा वीडियो यहाँ तक पहुँच रहा है। और ऑब्वियस बात है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेगा। और आप सबका इतने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।